So good morning everyone and I welcome you all to सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन मतलब आईएएस एग्जामिनेशन की तैयारी करें, इस चैनल से ज़रूर से जुड़ें। डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप। आज के टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। पहला टेनकाना, सेकेंड इज को बेनफाई, थर्ड इज अबाउट गैलेक्सी क्लस्टर एबल 3381, ब्राउन डॉब्स, यूएन पीस कीपिंग या यूएनएससी रिफॉर्म्स, सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑन सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया बट कुछ ब्रीफ में पॉइंट्स देखेंगे। गूगल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, ETF। इसमें मैंने दो टर्म्स यूज डिस्कस करेंगे हम लोग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड एंड एक्सटेंडेड ट्रेड फैसिलिटी। दोनों में बेसिक अंतर क्या है, फिर जो मैं मीन्स का क्वेश्चन आपको देता हूँ दैट इज़ देयर। सो ये साइंस का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, साइंस का टॉपिक है, IR का टॉपिक है, दिस इज़ इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी टॉपिक है। गूगल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, तो यहाँ पे वी कैन से एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और ये टॉपिक इकोनॉमी से रिलेटेड है। तो सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑलमोस्ट टॉपिक्स हैं आपके। एंड देन वी हैव अ मेंस क्वेश्चन। मेंस क्वेश्चन देख लो जो मैंने आज फ्रेम किया है, और बेस्ड ऑन दिस गूगल एंड न्यूक्लियर एनर्जी थिंग ये क्वेश्चन आपका फ्रेम हुआ है। व्हाट चैलेंज एनर्जी डेफिसिट विल ब्रिंग इन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, 10 नंबर पे। देखो ऐसे क्वेश्चंस का फ्रेम करने का पर्पज़ ये है कि आपका माइंड ऐसे डायरेक्शन पे सोचे और आप लिखने की आदत डालो। इसका ऐसा वेट नहीं करना है कि अभी कुछ एक कोई बहुत बड़ा समय आएगा उसके बाद यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर you will start writing. You if you are listening certain things, just focus that you are able to write a good answer out of it. So that has to be there. तो यहाँ पे ये है, प्रहार बैच के 50 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। प्लीज़ इसको मिस नहीं करना। अगर आप करंट अफेयर प्लस बैच के हैं तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी तक अगर आप वेट कर रहे हैं तो इस बैच को मिस नहीं करना है। ये अगेन आई एम स्टेटिंग, क्योंकि बाद में जब मैं आपको स्क्रीनशॉट शो करूँगा ना कि देखो इससे इतने प्रश्न आए, उससे उतने प्रश्न आए हैं, सो फिर वहाँ पे फिर चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती है। इट्स नॉट लाइक कि पहली बार हो रहा है, मैंने पूरा आपको दिखाया हुआ है बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स कितने सेशन से क्वेश्चंस आते हैं। बिकॉज ऑथेंटिक सोर्सेज फॉलो करोगे तो यूपीएससी उसी को फॉलो करती है। तो ये चीज़ें हैं, और नया बैच भी इसका लॉन्च्ड है, तो आप अपना कंप्लीट कर लो फटाफट जो भी कंटेंट है उसको। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, सारा कवर्ड है। कोर्सेज ज्वाइन करने के लिए तो सौरभ पांडे CSE ऐप या फिर सौरभ पांडे UPSC.com पे ऑल कोर्सेज में आपको कोर्सेज दिख जाएंगे। प्रीलिम्स जो वीकली करंट अफेयर्स प्रीलिम्स का स्टार्ट किया है यूट्यूब के अंदर, उसका PDF, अगर आप प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा हैं तो उसमें आपको PDF अवेलेबल रहेगा। स्टार्ट करते हैं। 3 साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू जीनस जंपिंग जीन टेनकाना इन साउथ इंडिया। अच्छा, प्रीलिम से रिलेटेड इसमें प्रश्न बनता है, तो यहाँ पे लेट्स सी, नई जीन है, द न्यू जीन न्यू जीनस ऑफ जंपिंग स्पाइडर। जंपिंग मतलब कूदती होगी है, तो जंपिंग स्पाइडर्स का नाम टेनकाना है, इसको डिस्कवर किया गया है। और जो नई स्पीसीज़ हैं, एक है टेनकाना जया मंगली, जो कि जया मंगली रिवर पर बेस्ड है। एंड जो टेनकाना है, ये इसका ये जो शब्द नाम है ये डिराइव किया गया कन्नड़ वर्ड से इसका डिराइव है। और इस पर कई सारी टीम्स इसमें रिसर्च भी कर रही थी। मेनली जो ये स्पाइडर है ये ड्राई एरियाज़ या ग्राउंड हैबिटेट को प्रेफर करती है, जो कि मतलब ड्राई एरिया है, और जो तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में रीजन है वहाँ पे। पहले जो स्पीसीज़ थी वो आपकी कोलोप्सस के अंदर आती थी, और तेनकाना मनु अंडर कोलोप्सस, तेनकाना मनु एंड तेनकाना अर्कावाथी। सो ये इस टाइप से था। तो टू स्पीसीज प्रीवियसली क्लासिफाइड अंडर कोलोप्सस, टेनकाना मनु एंड टेनकाना अर्कावथी, एंड दे हैव बीन रीक्लासिफाइड इनटू न्यू जीनस। तो यहाँ पे कई सारे आप कह सकते हैं साइंटिस्ट हैं, उन्होंने फिर फर्दर वी कैन से इसका रिसर्च किया, नई स्पीसीज आइडेंटिफाई किया है। सो ये टनकाना आपको याद रखना है, रिसेंटली न्यूज़ में थी। तो ये क्या है, तो यहाँ पे जो नई स्पीसीज उसका नाम टेनकाना जया मंगली करके है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कोबेन फाई रिसेंटली न्यूज़ में है। तो सिजोफेनिया एक बीमारी होती है जिसमें इल्यूजन्स और बहुत सारे इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो कोबेन फाई अभी नया जो ड्रग है, जैसे इमेज भी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे जो सिजोफेनिया को ट्रीट कर सकता है। तो इसमें ये दो का मिक्सचर है, दैट इज़ जैनोमेलाइन एंड ट्रोस्पायम क्लोराइड।
तो इसका मिक्सचर है पूरा। तो आपको ध्यान में रखना, कोबेन फाई बेसिकली रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है। तो न्यूज़ में देखो इसमें कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, बाकी जो आर्टिकल उसमें क्या कॉज है ये सब भी मेंशन्ड है। तो अगर आप सिजोफेनिया जैसे बीमारी को देखोगे तो इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, हेलुसिनेशन क्रिएट होते हैं, रियलिटी से लोग दूर जाते हैं, बहुत चीज़ें हैं, सोशल लेवल पे वो बैक बैक मतलब पीछे हटते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। ऑल दो फिर उसको बहुत सारे मतलब तरीक़ों से सुपरस्टिशन और मिथ के माध्यम से ट्रीट करने का प्रयास किया जाता है, बट दैट्स नॉट राइट, इट्स अ काइंड ऑफ ए डिजीज़। मेंटल आस्पेक्ट पे ये चीज़ है, तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर जो एक्सपर्ट है उनके माध्यम से ही कंडक्ट करना चाहिए। तो मेडिकेशन एक बड़ा फैक्टर है, उसके लिए कोबेन फाई नाम की ये दवा को कहा गया है कि इट कैन बी यूज्ड। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ये टॉपिक आपका यहाँ से लिया गया है, यू कैन सी द इमेज। तो गैलेक्सी क्लस्टर एबल 3381। तो पहली चीज़ तो देखना है कि अगर आपसे पूछे कि अभी एबल 3381 रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है। तो ये गैलेक्सी क्लस्टर का मतलब होता है कि बहुत सारी गैलेक्सीज एक साथ हैं। सो गैलेक्सी क्लस्टर रेड और ब्लू स्टार्स उसके अंदर। तो जहाँ पे अगर आपसे पूछे कि कोई भी, जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस प्रेफर करते हैं स्टेटमेंट बेस्ड, कि जो स्टार होते हैं रेड या ब्लू कलर उनका होता है, तो वो रेड और ब्लू कलर किस वजह से होता है। तो रेड स्टार बेसिकली कोल्डर टेम्परेचर, वाइट और ब्लू स्टार की बात करें उसको हॉटर टेम्परेचर। तो ये टेम्परेचर के बेसिस पर डिवीजन होता है, मतलब कोल्ड टेम्परेचर पे यू हैव अ रेड स्टार, देन यू हैव अ ब्लू स्टार एंड लाइक है ना। तो ये जो बहुत सारे, जैसे आप यू कैन सी इट लुक लाइक जो भी क्लस्टर है वो एक स्ट्रिंग के रूप में होते हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज एक साथ हैं एंड इसके बेसिस पे हम लोग किस तरीके से पूरा यूनिवर्स का इवोल्यूशन हुआ है, स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो यहाँ पे दूसरा देखते हैं, दैट इज़ ब्राउन डॉर्फ, ये वेनेबल स्टार। अगर आपसे पूछा जाए वेनेबल स्टार क्या होता है, देखो ऐसे टॉपिक प्रीलिम्स के लिए है, मेंस में कोई प्रश्न नहीं बनता है इसमें, बट प्रीलिम्स में बहुत महत्वपूर्ण ये टॉपिक्स होते हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन्हीं टॉपिक्स को करना भी है। तो लगभग आप मानो कि 2 साल का कवरेज आपको करना पड़ेगा, इवन ये लोग पीछे भी जा चुके हैं। तो मैं प्रयास अभी कर भी रहा हूँ, आई एम ट्राइंग कि एक बुक टाइप निकाली जाए, PDF एटलीस्ट PDF फॉर्मेट में ही साइंस टेक का कुछ निकाला जाए। सो ऑल दो GS रिपोर्टर मैगजीन आती है, अगर आप उसको फॉलो करोगे, फ्री रहती है, saurabh-pandey-upsc.com पे आपको मिलेगी, बट वो उसमें भी हिंदू के ही साइंस टेक का कंपाइलेशंस है। तो अगर आप सेशन देख रहे हैं या प्रहार बैच का हिस्सा है, करंट अफेयर प्लस बैच का हिस्सा है, तो उसमें भी वो कंटेंट कवर्ड ही होता है, तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। बाकी जो लोग हिस्सा नहीं है तो उसको रीड कर सकता है। ब्राउन डॉर्फ्स की बात करें तो यहाँ पे जो ब्राउन डॉर्फ्स हैं, तो ये यहाँ पे ये ऐसे लाइक सेलेंशियल बॉडीज़ हैं, मतलब आप मानो कि ऐसी बॉडीज जिनको हम ऐसा बहुत लाइक दे आर टू स्मॉल टू बी स्टार, मतलब ये इतने छोटे हैं, लाइक है ना, बहुत छोटे हैं इसकी स्टार कंसिडर कर सकें, या फिर एंड टू लार्ज टू बी अ प्लैनेट। सो ये दे आर टू स्मॉल टू बी स्टार, मतलब ये ना स्टार है ना प्लैनेट कैटेगरी में, ऐसे जो हैं छोटे, इन्हें हम वेनेबल स्टार्स भी बोलते हैं। तो ब्राउन डॉर्फ शब्द इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। सो यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूज़न है, न्यूक्लियर फ्यूज़न के बेसिस पे ही जैसे सूरज है तो उसमें भी न्यूक्लियर फ्यूज़न है, और उसके बाद ही एनर्जी का प्रोडक्शन आपका होता है, जिसमें आपके 2 एटम है ना, 2 न्यूक्लियर हैं वो कंबाइन करेंगे, मान लो है ना, देखें जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके हीलियम फॉर्मेशन आपका होगा। तो यहाँ पे इस पे भी न्यूक्लियर फ्यूज़न के बेसिस पे है, बट यहाँ पे बट केपेबल ऑफ बर्निंग ड्यूटेरियम, इट कैन बर्न अ ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम भी एक टाइप ऑफ आइसोटोप है, आई थिंक हाइड्रोजन का ही है। तो केपेबल ऑफ बर्निंग ड्यूटेरियम, अ हैवी फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन, तो लाइक अनेबल टू इग्नाइट न्यूक्लियर फ्यूजन लाइक स्टार्स बट केपेबल ऑफ। तो यहाँ पे अच्छा एक थोड़ा करेक्ट कर लो इसमें कि जनरली जो स्टार होता है, जनरली जो स्टार है वो उसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न प्रोसेस के माध्यम से, कोई जैसे सूरज है तो उसमें न्यूक्लियर फ्यूज़न के माध्यम से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, बट इसमें बिकॉज ऑफ द बर्निंग ऑफ द ड्यूटेरियम एनर्जी जनरेट होती है। एंड पहला डॉर्फ जो है कंफर्म 1995 में किया गया था। रिसेंट देखा जाए तो फर्स्ट जो डिस्कवर्ड है वो ब्राउन डॉर्फ गिलिसे 229b है। एंड अभी जो है इट इज़ टू बी अ बाइनरी सिस्टम ऑफ 2 ब्राउन डॉर्फ। बाइनरी सिस्टम का मतलब होता है लाइक अगर आप देखोगे 2 स्टार्स हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, तो इनको बोलते हैं बाइनरी स्टार्स। तो ऑफ 2 ब्राउन डॉर्फ्स है ना, तो बाइनरी स्टार्स ऑफ 2 ब्राउन स्टार। तो यहाँ पे ग्लीसे 229ba इसका जो मास है 38 टाइम्स है जुपिटर से, एंड ग्लीसे 229b है हैज़ अ मास 34 टाइम दैट ऑफ अ जुपिटर। तो ये लाइक मास इज
कंपेरेटिवली वेरी हाई, ठीक है, मतलब मास की अगर बात करें तो इट्स वेरी हाई। और ये जो ब्राउन डॉर्फ स्टार्स हैं, लाइक ये 19 लाइट ईयर्स हैं। एक कॉन्स्टलेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो लीपस नाम का है, उससे लगभग आपका ये 19 लाइट ईयर्स। देखो इतने टेक्निकल तो नहीं जाएंगे, बट देखो सिंपल सी चीज़ जाननी है कि ड्रॉफ ये आपका जो डॉर्फ स्टार्स क्या होते हैं, ब्राउन डॉर्फ स्टार्स क्या होते हैं। रिसेंटली ग्लीसेड 229b और ये सब न्यूज़ में है, तो ये क्या है, तो ये थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। दिस इज द वर्ल्ड नीड्स ब्लू हेलमेट्स हु एक्ट एज अ ब्लू हेलमेट। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं एडिटोरियल का, यूनाइटेड नेशन के कंटेक्स्ट में है, दैट वी शुड नो। देखो एक चीज़ माइंड में रखना है कि यूनाइटेड नेशन के रोल पे काफ़ी सारे प्रश्न चिन्ह लगे हैं। जितने भी बड़े बड़े कन्फ्लिक्ट हैं और अगर उसमें बड़े पावर्स इन्वॉल्व हैं तो वो चीज़ रिजॉल्व नहीं कर पाते। छोटे मोटे पावर इन्वॉल्व है तो उनको थोड़ा बहुत डरा धमका के चीज़ें कर लेते हैं। तो जैसे अगर आप यूएन चार्टर का देखोगे तो उसमें पीस इस्टेब्लिश करना भी एक बड़ा ऑब्जेक्टिव है। बट कहीं ना कहीं जो युद्ध यूक्रेन में हो रहा है, जो चीज़ें आपकी वेस्ट एशिया में हो रही हैं, इट हाईलाइट्स कि देश अपने डिस्क्रिशन के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन देयर हेजेमोनिक पावर उसके बेसिस पे चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहा है रादर देन थिंग्स रन बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो यहाँ पे यूएन चार्टर की अगर हम बात करें, यूएन चार्टर जिसमें सारी चीज़ें मेंशन है कि यूएन का ऑब्जेक्टिव क्या है, सारे प्रावधान उसके अंदर मेंशन है। तो लगभग ये आप देख लो इतने पीस कीपर्स मतलब सपोज करें कि कन्फ्लिक्ट है तो वहाँ की जो यूएन की फोर्स है वहाँ जाके शांति बहाली करेगी, जहाँ पे जनरली अफ्रीका के छोटे जो देश होते हैं जो डेवलप्ड नहीं, वहीं पर इनका रोल होता है। अगर आप देखोगे कि यूएन का रोल कि वेस्ट एशिया में कोई कन्फ्लिक्ट हो उसको रोकने के लिए या यूक्रेन में जो कन्फ्लिक्ट हो उसको रोकने, तो वो नहीं होता है, बिकॉज वो अगर कोई करेगा भी तो वीटो कर देते हैं अगर बड़ी पावर इन्वॉल्व जो है वो है रहती है। तो यहाँ पे कई सारे ऐसे मिशंस कंडक्ट किए गए हैं अफ्रीकन देशों में, कुछ साउथ ईस्ट एशियन जैसे कंबोडिया है वहाँ पे किया गया है। अब यूएन का जो क्रिटिसिज्म है ना, लाइक कई ऐसे क्राइसिस जैसे रवांडा में हुआ था, बॉस्निया में हुआ था और पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, बहुत ज़्यादा इतनी क्लिनजिंग हुई, सिविल वॉर की स्थिति जो है। उसके बाद अभी ख़ास तौर से वी कैन से जो सिविलियन प्रोटेक्शन है पे जो फोकस्ड है। तो यहाँ पे जो यूएन का डेडिकेशन होना चाहिए, इट्स जो कोर वैल्यू मतलब जो उसकी वैल्यू है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, पीस प्रॉस्पेरिटी मेंटेन करना। तो यूनाइटेड नेशन का जो डेडिकेशन इसकी जो कोर वैल्यू है उस चीज़ पर खरा नहीं उतर रहा। तो इस पर कई क्वेश्चन और प्रश्न चिन्ह भी आपके उठ रहे, जैसा अभी मैंने आपको बताया यूक्रेन और वेस्ट एशिया इसमें उसका एक बड़ा एग्जाम्पल है। अब इफेक्टिवनेस जो है यूएन पीस कीपिंग का वो धीरे धीरे आपका रिड्यूस हो रहा है। यूएन पीस कीपिंग की बात करें, इट हैज़ डिमिनिश्ड सिंस 2020 एंड इसकी वजह से वायलेंस और कन्फ्लिक्ट की स्थिति बनती जा रही है। कहीं ना कहीं जो क्लैरिटी है कि हमारा रोल क्या होगा और साथ में जो बड़े देश हैं उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो, रादर फोकस ये होना चाहिए कि जहाँ भी शांति बहाली है वहाँ पे यूनाइटेड नेशन को अपना एक रोल प्ले करना चाहिए, बट वो रोल आपका प्ले नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप यहाँ पे ये जो मैंने बताया ये डायग्राम से आप फटाफट रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे इसी चीज़ पे हाईलाइट किया गया है कि जो कई ऐसे सिचुएशंस हैं कि कैसे हम सिविलियन जो पॉपुलेशन उसको अफेक्टिवली प्रोटेक्ट कर सकें। दूसरा जैसे कोसोवो और तिमोर स्टेट के अंदर जो पीस कीपिंग मिशन है तो वहाँ पे भी ट्रूप का डिप्लॉयमेंट हुआ, वहाँ से पीस गवर्नेंस जो है इस्टेब्लिश किया गया। तो ऐसे पॉजिटिव अगर आप लिखना तो इसका बता सकते हो, कुछ देश हैं जहाँ पे प्रोटेक्शन को या यू कैन से कि सिविलियन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक रोल है, पीस कीपिंग की बात करें, ठीक है, जो रोल है वो रोल एक तरीके से प्ले किया गया है। बट जैसा लाइक अभी जो कन्फ्लिक्ट है इजराइल गाज़ा वेस्ट बैंक और यूक्रेन के अंदर, उस पर बहुत ही कम रोल है या जीरो रोल ही आप कह सकते हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स बहुत मैटर करते हैं। इसका सिंपल सा रीज़न ये है कि जैसे वही कोई ना कोई देश का कोई इंटरेस्ट होता है तो वो वीटो कर देता है। जैसे मान लो म्यांमार में अगर वो मिलिट्री कू कैरी आउट किया गया तो उसमें यूएन अगर इंटरफेयर करता तो चाइना ने वीटो कर दिया। तो ये सब दिक्कतें बहुत हैं। इवन रवांडा जिनोसाइड के कंटेक्स्ट में भी सर्टेन वीटो पावर यूज़ किया गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रिफॉर्म्स हम लेकर कैसे है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम रिफॉर्म्स लेकर नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव जो कैरेक्टर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का उसको इंक्रीज़ करना है। अदरवाइज जो 5 देश हैं उन्हीं के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती रहेंगी। और आज के समय में तो 5 देश हैं, चाहे एक तरफ चाइना रशिया हो गया, बाकी एक तरफ हो गए, तो पोलराइज्ड भी हैं, तो कभी भी उनका इंटरेस्ट कन्वर्ज नहीं करेगा, तो विश्व में कभी भी शांति हो ही नहीं सकती है।
और फिर उसके बाद इसके एक्सपेंशन की बात की गई, इसको एक्सपैंड करना, इसके रिफॉर्म्स पर भारत ने भी बहुत फोकस किया गया है। भारत का रिप्रेजेंटेशन, कुछ और देश हैं उनको रिप्रेजेंटेशन वीटो पावर के साथ उनको देना चाहिए, जिससे चीज़ों को बैलेंस किया जा सके। फिर प्रपोज्ड P7 वोटिंग सिस्टम होना चाहिए। इसके तहत यूनाइटेड नेशन जो इंटरवेंशंस हैं, आप कह सकते हैं फॉर यूनाइटेड नेशन इंटरवेंशन विदाउट करंट वीटो डेडलॉक्स। तो ये कोई भी कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये वोटिंग मैटर करती है। पहले तो आप रिफॉर्म्स करो, रिफॉर्म करने के बाद आपने मेंबर इंक्रीज़ किया, उसके बाद ये एक चीज़ लेकर आई जा सकती है ना, कि जो P7 वोटिंग सिस्टम है, कि अगर सर्टेन कंट्रीज़ एग्री करते हैं कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, तो ऐसा जो वीटो है, एक पर्टिकुलर वीटो जो किसी भी देश के द्वारा, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर, उसके द्वारा अगर वीटो अप्लाई हो जाता है तो उस चीज़ को काउंटर किया जा सके। सो कंसिडरिंग यूएन रोल, अगर यूएन इफेक्टिवली पीस को इन्फोर्स नहीं कर सकता है तो कहीं ना कहीं इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बदलना ज़रूरी है। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो फिर दूसरे देश अल्टरनेटिव की तरफ देखेंगे, दूसरे संस्थाएं डेवलप करने का प्रयास करेंगे, बिकॉज ऑफ द इनफेक्टिवनेस ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो ये थोड़ा सा देखना है। तो वोटिंग सिस्टम में इंटरवेंशन सबसे मैटर करता है, क्योंकि देखो जहाँ चाइना का इंटरेस्ट है तो वो अपना वोटिंग सिस्टम ले आता है, जहाँ यूएस और उस वेस्टर्न कंट्रीज का इंटरेस्ट है वहाँ वो अपना ले आता है। तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया असम अकॉर्ड के कंटेक्स्ट में। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग है सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट की, तो यहाँ पे ऑन अक्टूबर 18 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो है वो हाईलाइट की है। ऑलरेडी इस पर चर्चा काफ़ी हम लोगों ने पहले के सेशंस में भी किया है। अब इसमें अगर आप 6A की बात करें तो इसमें इस्टेब्लिश ये किया गया, एक सर्टेन डेट बताई गई है कि अगर कोई इस समय से पहले है ऑलरेडी तो उसको वोटिंग राइट और सिटीजनशिप रहेगी, मान लो, है ना। और अगर बाद में लाइक विद इन 10 ईयर्स के टाइम पे अगर आए हैं, वो जो डेट मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता रखी है, तो अगर उस टाइम पीरियड के अंदर है तो अगेन वहाँ पे सर्टेन समय के बाद ही उन्हें वोटिंग राइट्स दिए जाएंगे। और ये क्यों किया गया, 1971 की वॉर है, उससे पहले जो स्थिति थी तो बहुत ज़्यादा बांग्लादेश से माइग्रेशन जो है असम के अंदर हुआ, और उससे सामाजिक और सोशल और पॉलिटिकल और बहुत सारी जो उसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी हद तक आपका चेंज आपका हुआ। तो यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है, मतलब ये सेक्शन बेसिकली फ्रेमवर्क है, प्रोवाइड करता है कि जो भी माइग्रेंट्स हैं बांग्लादेश से, जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, वो किस प्रकार से सिटीजनशिप उन्हें मिलेगी। एंड है ना, तो लाइक इफ़ दे हैव एंटर्ड बिफोर March 25, 1971। अब जो सेक्शन 6A है ये असम अकॉर्ड पर बेस्ड है, जो कि अगस्त 15, 1985 को साइन आपका किया गया था, क्योंकि काफ़ी सारा प्रोटेस्ट भी हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और स्टूडेंट यूनियन, और उन्होंने मिलकर इस अकॉर्ड को साइन किया था। अब जो कट ऑफ डेट ऑफ माइग्रेंट्स हैं जो कि असम को एंटर कर रहे हैं March 25, 1971, उन्हें दे आर क्लासिफाइड एज फॉरेनर्स और उनको डिपोर्ट किया जाएगा, मतलब अगर 1971 से पहले अगर माइग्रेंट्स इंडियन ओरिजिन के हैं और उन्होंने असम को एंटर किया बिफोर जनवरी 1, 1966, उन्हें रेसिडेंट का मिलेगा, है ना, लाइक दे हैव बीन रेसिडेंट्स सिंस, है ना, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। फिर आपका ये जो टाइम पीरियड है जनवरी 1, 1966 से March 24, 1971, तो वो फुल सिटीजनशिप उनको मिलेगी एक्सेप्ट वोटिंग राइट, जो कि 10 साल के लिए है, बाद में उनको वोटिंग राइट्स पे मिल जाएगा। तो ये चीज़ इसके अंदर इंक्लूड की गई। तो ये डायग्राम से आप देख लेना। अब यहाँ पे देखो ये जो रूलिंग है इसमें कई चीज़ें हाईलाइट आपकी की हैं, जो जस्टिस कांत, ऑनरेबल जस्टिस कांत और चंद्रचूड़ जो हैं, उन्होंने जो भी पॉलिटिकल कंटेक्स्ट आसाम के अंदर जो राजनीतिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द माइग्रेशन, उसके लिए इस चीज़ को काफ़ी इस चीज़ को मतलब जो नीड है सेक्शन 6A की उसकी हाईलाइट किया गया था। अब यहाँ पे कहा गया कि ये जो प्रोविज़न है इट इज़ इन हारमनी विथ आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है, ह्यूमैनिटेरियन कंसर्न को बैलेंस करता है बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स के, क्योंकि 10 ईयर्स से पहले अगर आप आए हो उस टाइम पीरियड में तो उसमें सर्टेन चीज़ें, बट 71 के बाद आते हो तो उसमें फिर उसको डिपोर्ट करने की बात इसमें की गई है। सेक्शन 6 से फिर अलाइंग करता है विद द प्रोविज़न ऑफ आर्टिकल 6 एंड 7, ये जो आर्टिकल्स हैं इनके साथ भी अलाइंग आपका इस जो है वो करता है। फिर उसके बाद आर्टिकल 11 वो भी पार्लियामेंट को पावर प्रोवाइड करता है कि जो भी आर्टिकल 6 एंड 7 सिटीजनशिप से ही रिलेटेड है, तो आर्टिकल 11 एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो सिटीजनशिप लॉ लेकर आ सकते हैं। एंड उस लॉ में एक तरीके से जो भी आर्टिकल 6 और 7 हैं जो उस पर प्रावधान हैं उससे
सर्टन क्लॉज डिफरेंट करके सिटीजनशिप की कंसिडरेशन को इंक्लूड किया जा सकता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि ये नया लॉ लेकर जो आया गया और फिर आपका पार्लियामेंट में पास होकर सेक्शन 6A को इंट्रोड्यूस किया गया है, तो ये पावर पार्लियामेंट में कहाँ से आया? तो वो आर्टिकल 11 के तहत जो है वो आपका आया है। तो आर्टिकल 6 और 7 एक बार आप लोग रीड कर लेना। फिर उसके बाद आर्टिकल 29 की बात की गई है, तो यहाँ पे भी जो लाइक जैसे आर्टिकल 29, आर्टिकल 13 इसमें माइनॉरिटी राइट्स और इससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे जैसे जो कोएग्जिस्टेंस ऑफ कल्चर एक तरीके से, क्योंकि मान लो कोई मेजोरिटी है, माइनॉरिटी है, और वो अपने कल्चर लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सके, तो ये सपोर्ट आर्टिकल 29 करता है। एंड सेक्शन 6A ये किसी के भी जो इंडिजिनस असम के लोग हैं, अगर बात किया जाए तो उनको इन्फ्रिंज नहीं करता। मतलब उनके जो कल्चरल सांस्कृतिक राइट्स हैं, इंडिजिनस असमी जो पीपल है उसको भी ये इन्फ्रिंज नहीं करता है। फिर उसमें ये भी हाईलाइट किया गया कि जो इंश्योर करना कि टाइमली डिपोर्टेशन, जो भी लीगल माइग्रेंट्स हैं वो तुरंत जो है अगर बांग्लादेश से आए तो उनको बांग्लादेश भेजा जाए। एंड यहाँ पे ये भी हाईलाइट किया गया कि जो एक्सटर्नल एग्रेशन है ये कभी भी इट डज़ नॉट एनकम्पास ह्यूमैनिटेरियन माइग्रेशन। एंड यहाँ पे ये भी आपका कहा गया कि कहीं ना कहीं कि मिसयूज़ ऑफ इमरजेंसी पावर दैट कुड अंडरमाइन फेडरलिज्म। तो ये एक तरीके से मतलब जो बैलेंस है, मतलब अगर आप इमरजेंसी डिक्लेयर कहीं ना कहीं हम करते हैं, मान लो सेंटर ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और डिक्लेयर करके स्टेट के पावर को लेना, तो फेडरल फीचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज़ को कैसे हम बैलेंस करते हैं, स्टेट की ऑटोनॉमी को कैसे हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्योंकि जो भी मान लो कि इमरजेंसी लगा दिया गया और ऐसे कोई रूल्स नॉर्म्स जो इम्प्लीमेंट कर दिए गए स्टेट के विदाउट कंसर्न को ध्यान में रखते हुए, तो दैट इज़ अगेंस्ट द फेडरल फीचर्स, दैट इज़ अगेंस्ट द फेडरलिज्म। तो ये जो सेक्शन 6A है इसमें असम की जो ऑटोनॉमी दैट इज़ देयर, उसके अलावा फेडरल एस्पेक्ट को ध्यान में रखा गया, आर्टिकल 29 का ध्यान में रखता है। जो लॉ बना है उसमें आर्टिकल 11 के तहत स्पेशल एस्पेक्ट है उसको ऐड किया जा सकता है। आर्टिकल 6 और 7 के थोड़ा डिफ़र वो कर सकता है, जैसे कुछ सर्टेन कंडीशंस जो हैं वो सेक्शन 6A के अंदर एड ऑन आपकी की गई हैं। तो ये फैक्ट्स आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, बिग टेक कंपनी सच एज गूगल स्काउटिंग फॉर न्यूक्लियर पावर। अब यहाँ पे गूगल एंड न्यूक्लियर एनर्जी की बात किया गया, तो अक्टूबर 14 के अंदर गूगल ने रिवील किया है कि एक तरीके से उसने कॉर्पोरेट एग्रीमेंट साइन किया है किससे, टू एक्वायर न्यूक्लियर एनर्जी। बहुत सारे जो स्मॉल मॉडल रिएक्टर्स हैं तो वहाँ से जो एनर्जी है वो बाय करने की बात की। ऑब्जेक्टिव लगभग 500 मेगावाट है, इतनी एनर्जी को लेना जो कि कार्बन फ्री पावर है ना। तो ये मेनली क्योंकि प्रयास ये है कि कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ रीच किया जाए, कार्बन एमिशन को रिड्यूस किया जाए, इस डायरेक्शन में कार्य किया जा रहा है। तो फर्स्ट जो SMR जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते हैं, मतलब छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर्स आप कह सकते हो, ये ऑपरेशनल हो जाएगा बाय 2030 तक। और फिर फर्दर इसका उपयोगिता बढ़ेगी धीरे धीरे, फिर इनसे एनर्जी का प्रोडक्शन होगा। क्योंकि देखो हाइड्रो पावर और दूसरी चीज़ें हैं, कोल पावर, तो ये फ्यूचर के हो सकता है कि अवेलेबिलिटी इनकी रिड्यूस हो जाए, कई सारे चैलेंजेस इनसे रिलेटेड आपके हो जाएं, क्योंकि कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ हम रीच कर सकते हो। तो न्यूक्लियर एनर्जी का जो यूज़ है वो काफ़ी हद तक आपका बढ़ सकता है। तो AI डेवलपमेंट सपोर्ट फॉर, तो गूगल जो है उसकी जो न्यूक्लियर लाइक इट बिलीव्स दैट दिस न्यूक्लियर एनर्जी विल ब्लॉस्टर द डेवलपमेंट ऑफ AI टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। क्योंकि देखो कोई भी चीज़ आप रन करते हो उसके लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट है। इवन जैसे आप लोग क्रिप्टो करेंसी जनरेशन, उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो उस एनर्जी रिक्वायरमेंट के नीड को मीट करने के लिए ये जो प्रयास है वो आपका किया गया है। अब 30 है ना, क्योंकि लगातार ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है लगातार, और एमिशन को रिड्यूस करना है, एनर्जी डिमांड फ्यूचर के अंदर बढ़ती चली जाएगी। तो इससे बहुत सारा अगर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप करते हैं, और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विदाउट एनर्जी की रिक्वायरमेंट को मीट किए हम डेवलप नहीं कर सकते हैं। कोई भी डिजिटल, अगर आप लैपटॉप भी चला रहे हो, आप अगर कुछ भी चला रहे हो, यू नीड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो बिकॉज ऑफ दिस वी कैन से कि अगर हम कार्बन फ्री पावर सोर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो न्यूक्लियर एनर्जी इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन। तो स्मॉलर साइज और मॉड्यूलर डिज़ाइन ऑफ SMR की बात अगर किया जाए, छोटे हैं, इसके रिस्क भी कम हैं, और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये जो फैसिलिटी है हो सकता है गूगल अपने
आसपास भी क्रिएट कर सकती है और वहाँ से जो एनर्जी जनरेट होगी उस एनर्जी का जो नीड है उसको पूरा किया जा सकता है। तो गूगल न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का 500 मेगावाट कार्बन फ्री पावर जनरेट करना, यूएस का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में इतना पावर प्रोवाइड करना, क्योंकि दूसरे सोर्स ऑफ पावर को ये रिप्लेस करना चाहते हैं और इसको तुरंत क्विकर डिप्लॉयमेंट है क्योंकि छोटा है तो इसको मैनेज भी किया जा सकता है। फ्यूचर के अंदर चैलेंजेस भी हैं, ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रोकना, रिड्यूस करना, क्योंकि लगातार जो एमिशन है ग्रीन हाउस गैस का वो आपका इंक्रीज आपका हो रहा है। अब हिस्टोरिकली देखा जाए तो इतना अच्छा रेपुटेशन नहीं है न्यूक्लियर एनर्जी का, बहुत सारे ऐसे एक्सीडेंट्स है, फुकुशिमा, चेरनोबिल, कई सारे डिजास्टर, इसलिए लोगों का ट्रस्ट नहीं होता न्यूक्लियर एनर्जी पे कि कोई एक बड़ा डिजास्टर आया या कुछ भी हुआ तो है ना एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। इट्स अ बिग चैलेंज, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का सिविलियन यूज़ है तो कई कंसर्न हो गए कहीं इसका मिलिट्री यूज़ ना हो जाए, उस पर हमला कर देना, या फिर अगर कोई भी एक फॉल्ट आता है तो वो बहुत ज़्यादा डिजास्टर कॉज कर सकता है। फिर एनवायरमेंट ऑपोजिशन भी कहा गया कि यहाँ पे लेकिन एक तो उसका हाई कॉस्ट भी है, फिर कुछ एक्सीडेंट भी है और डेंजर भी उससे एसोसिएटेड है, इसलिए उसको क्रिटिसाइज़ भी किया जा सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, अगर अर्थक्वेक प्रोन एरिया है तो वो भी एक चैलेंज है, कोई बड़ा अर्थक्वेक आए तो इंफ्रास्ट्रक्चर टूटेगा और वो न्यूक्लियर एनर्जी का अपना एक चैलेंज बनेगा। ऑल्दो जो स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर्स हैं ये छोटे हैं और कॉस्ट भी इनका आप कह सकते हो कि कम है, एंड लाइक अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे आप बड़े रिएक्टर्स नहीं बना सकते हो, छोटे ये रिएक्टर्स के माध्यम से एनर्जी का जनरेशन किया जा सकता है। तो ये कुछ हाईलाइट आपके किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेस्टर फ्री थीमेटिक ईटीएफ्स एज स्टॉक बेंचमार्क्स। और तो यहाँ पे दो टर्म्स मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का मतलब क्या हुआ कि ये इसमें क्या होता है कि बहुत सारे लाइक मान लो सिक्योरिटीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ जैसे होता है ना कि बॉन्ड सिक्योरिटीज़ आपकी हैं, जिसमें सपोज करो आपने कोई बॉन्ड खरीदा है, सिक्योरिटी पे आपने इन्वेस्ट किया 5 साल के लिए, पैसा दिया और आपको रिटर्न मिलेगा, है ना कि मान लो 1,000 का आपने खरीदा, 5% आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 5 साल के बाद, तो आपको इसका 5% मतलब आपको लगभग 500 रुपीज़ कितना हो जाएगा, मतलब 50 रुपीज़ जो है ऐड ऑन हो जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप कोई चीज़ खरीदते हो तो इफ़ यू आर बाइंग सर्टेन थिंग्स सिक्योरिटी मार्केट से, तो उसमें आप क्यों करते हो, बिकॉज यू विल गेट सर्टेन अमाउंट आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो अगर आप पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के अंदर आपको मिल रहा है तो आप इसलिए इन्वेस्ट करो। इसमें क्या होता है, एक फ़ंड जनरेट किया जाता है, जैसे जो भी सिक्योरिटीज़ उनको पूल करके एक फ़ंड बनाया जाता है और फिर ये फ़ंड को एक यूनिट के रूप में ट्रेड किया जाता है। तो रादर देन सारी सिक्योरिटीज़ को इंडिपेंडेंटली डील करना, ग्रुप ऑफ सिक्योरिटीज़ को इंक्लूड करना एक फ़ंड बना के उसको फिर इंडिविजुअल स्टॉक के अंदर जो एक्सचेंज मार्केट है उसके अंदर डील किया जाता है। तो यहाँ पे स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के तहत इसको किया जा सकता है। बहुत सारे ETFs अवेलेबल हैं फॉर इनकम जनरेशंस पर, है ना, तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा एक टर्म और होता है एक्सटेंडेड ट्रेड फैसिलिटी। ये एक तो ऊपर था तो वो फंड था, अब ये क्या है कि एक्सटेंडेड ट्रेड फैसिलिटी का जो टर्म यूज्ड है कि मान लो कि एक सर्टेन टाइम तक ट्रेडिंग हो सकती है स्टॉक मार्केट के अंदर, उस तो यहाँ पे उस जो ट्रेडिंग टाइम है उससे पहले और बाद में भी किया जा सकता है, उसे हम एक्सटेंडेड ट्रेड फैसिलिटी बोलते हैं। तो प्री मार्केट ट्रेडिंग भी हो सकता है और आफ्टर आवर ट्रेडिंग भी आपका हो सकता है। तो जनरली रेगुलर टाइम है, एक्सटेंडेड आवर आपका 4 PM से 8 PM हो सकता है, ये पहले आपका हो सकता है। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं इस पर इन्वॉल्व आपके होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। दिस इज़ अगेन लिंक्ड विथ ये मैप देखोगे तो ये पिक्चर देखोगे तो सेनेगल रिवर है। सेशन अगर आप देख रहे हैं तो देखो लाइक बटन जरूर से प्रेस करना है। लाइक बटन प्रेस करने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, थोड़ा सा उंगली में दर्द होगा ऐसा प्रेस करोगे, तो थोड़ा सा मेहनत का काम है लेकिन ईजिली आप कर सकते हैं, मतलब यू कैन डू इट, मैं आपको ये कहना चाहूँगा। तो ये है। और दूसरा आप जो भी क्वेश्चंस पूछा आपका आंसर ज़रूर से दें। देखो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसी तरीके से काम करता है ना। तो यहाँ पे जो भी सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मेरी भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि इस चीज़ को कंटिन्यू रहे, कंटेंट आपको मिलता रहे, आपके बाद भी कोई तैयारी करे तो उन्हें भी अच्छा कंटेंट फ्री मिलता रहे यूट्यूब में। तो ये एक प्रयास है, तो उस प्रयास को सपोर्ट करने के लिए चीज़ आप लोग ज़रूर से करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप एक पर्सन के साथ भी शेयर करते हैं कि यार ये सेशन आप ज़रूर से आके देखो, तो ये चीज़ भी चैनल के ग्रोथ और सेशन के ग्रोथ के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर से अपने आप को रहें कि आपके साथ के जो लोग हैं उनको ज़रूर से रिकमेंड करें, बताएं कि देखो ये जो है आप सेशन एक बार हिंदू सेशन यहाँ पे लगाएं और देखें, है ना। तो इससे जो है ज़रूर से हेल्प मिलेगी। चलो, सेनेगल रिवर है वेस्ट अफ्रीका के अंदर, ये रिवर है। ये डायग्राम थोड़ा सा दिखा देता हूँ मैं आपको। ये रिवर है आपकी सेनेगल, ये देश है। ये आपका इधर गिनिया बिसाऊ है
और इधर ये तो सेनेगल हो गया। तो ये जो रिवर है यहीं पास में ही लोकेटेड सेनेगल रिवर, ये बेसिकली वेस्ट अफ्रीका के सेनेगल और मॉरिटेनिया से फ्लो करके जाती थी। ये सेनेगल है और नीचे ये ऊपर मॉरिटेनिया है, ऊपर अगर आप देखोगे मॉरिटेनिया, तो यहीं से ये रिवर यहाँ से बह के जाती है, शायद यहाँ से दिख जाएगा, तो यहाँ से रिवर बह के जाती है। तो ये है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंस। अब देखो ये कुछ पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड करिए हैं, तो ये जो है इसमें किसी भी रिवर के इंपॉर्टेंस की बात कर सकते हो। पहले तो ये ध्यान में रखना है अटलांटिक ओशन में बह के जाती है और यहाँ पे दलदली क्षेत्र है, सवाना है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ग्रासलैंड और सवाना टाइप वेजिटेशन में क्या अंतर है। फिर एग्रीकल्चर, अगर रिवर की इकोनॉमी के मतलब अगर रिवर की इंपॉर्टेंस की बात करें तो एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, ट्रेड है, इसके लिए हेल्पफुल है। रिवर ट्रांसपोर्ट, गुड्स और रिसोर्सेज को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प मिलती है। कई सारे एनवायरमेंटल कंसर्न जरूर से हैं, क्योंकि देखो आप बहुत सारा फर्टिलाइजर और सब यूज़ करोगे तो एग्रीकल्चर से वो सारे खाद और वो सब बह के और फिर रिवर में जाएंगे और वहाँ की जो एक्वेटिक लाइफ है दैट इज़ गोइंग टू बी अफेक्टेड। फिर फ्लडिंग एक इशू होती है, कई चैलेंजेस भी आपके रहते हैं। और फिर बायोडाइवर्सिटी अलॉन्ग द रिवर, उसको प्रोटेक्ट करना मैटर करता है। कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करें तो बहुत सारे इथनिक ग्रुप्स अलॉन्ग है, तो इथनिक ग्रुप्स विथ रिच ट्रेडिशन ये भी है। रिवर क्रूजेस की बात करें तो यहाँ पे आजकल जो नेचुरल ब्यूटी है, मतलब लोग ट्रांसपोर्ट मतलब लोग जाना चाहते हैं, है कई बड़ी बड़ी बोट्स है, जैसे आप ये देखोगे ना क्रूज टाइप है डायग्राम अगर आप देखोगे, तो इस पे भी लोग जाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं नेचुरल ब्यूटी। तो आप अगर आपसे पूछे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस रिवर की क्या होती है, इन्हीं से पॉइंट्स आप निकाल लो, या इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर आपसे पूछा जाए तो इन्हीं पॉइंट्स को निकाल के लिख सकते हो। तो इसलिए मैंने पॉइंट्स इंक्लूड कर लिया। जब इसका इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक होगा, लोगों का लाइवलीहुड बढ़ा होगा, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए लोग काम करेंगे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल ज़रूर से जुड़ना है, ठीक है। तो ये और नंबर है, कोई भी क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। लगभग 450 पेज के आपको नोट्स मिलेंगे, आप ये देख सकते हो, इस टाइप से नोट्स आपको मिलेंगे। और अभी जो अपडेटेड जो नोट्स हैं, अभी जैसे मैंने एकदम बहुत अच्छे पीडीएफ्स बना, रिवीजन पीडीएफ विद माइंड मैप्स बन रहे हैं, वो तैयार होंगे। तो पहले मॉड्यूल का मैंने अपलोड कर दिया प्रीवियस बैच में, तो उस पर भी काम चल रहा है। तो ये भी वो भी साथ में आपको मिलेंगे, जो रिवीजन पीडीएफ्स रहेंगे, वीडियो लेक्चर्स रहेंगे। तो इसको मिस नहीं करना है, क्योंकि आप इस ऑप्शनल को कर सकते हैं। हाई स्कोरिंग ऑप्शनल है, 2 वीडियो लेक्चर भी हैं, देख सकते हो प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ पे आपको आइडिया लग जाएगा ऑप्शनल के बारे में। और एक बार सिलेबस आप जरूर से गो थ्रू हो, और आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए भी एलिजिबल हैं। तो क्लासेस आपकी 1 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। 1 नवंबर से क्लासेस हैं जो है वो शुरू हो जाएंगी, और आपको सारे लेक्चर्स जो हैं अवेलेबल हो जाएंगे। तो बाय आई थिंक जनवरी 1 वीक तक आप अपने ऑप्शनल को कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे ज़रूर से लिखना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो इसको लिखें। 5 एसेज मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो ये भी मैटर करता है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ के अंदर आपको स्टडी मटेरियल दिया जा रहा है, 7 सेट आपको ऑलरेडी दे दिया गया है। तो उन स्टडी मटेरियल को आप बढ़िया तरीके से कवर करें, रिवाइज़ करें, और जो वीकली करंट अफेयर्स होगा उसका भी पीडीएफ इसी कोर्स के अंदर है। तो ये कोर्स भी बहुत मैटर आपके लिए करता है। सारे कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए saurabh-pandey-upsc.com पे जाके ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, और फिर आपको ऑल कोर्सेज पे क्लिक जो है वो ऑल कोर्सेज क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। फिर उसके बाद देखा जाए कि प्रहार बैच है, करंट अफेयर्स का कोर्स चल रहा है। इसमें 50 लेक्चर ऑलरेडी है। इसमें हिंदू, डाउन टू अर्थ, physics.org योजना सब कुछ कवर्ड है। लास्ट में आप नहीं कर पाएंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। लास्ट में चीज़ें नहीं हो पाती हैं, फिर शॉर्टकट आप ढूंढेंगे, कोई 100 आवर्स में पढ़ा दे, फिर प्रीलिम्स नहीं निकलता, बहुत चीज़ें। इसको देखो, एक तो करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, जो इस कोर्स के माध्यम से हो जाएगा। और उसके अलावा आपको सी सेट आपको करना है, ठीक है। तो कोई क्वेरी है सी सेट की तो मुझे बताना। ऑल दो सी सेट का कोर्स कोई नहीं है यहाँ पे, आपको मैं बता दूंगा कुछ जगह, मतलब यहाँ पे सी सेट का क्या अप्रोच होना चाहिए, दैट आई विल लेट यू नो। आप उस चीज़ को बहुत आसानी से फॉलो करो, है ना। तो वो सी सेट क्योंकि इतना ईजी नहीं है, ये ध्यान में रखना है। इथिक्स एंड इंटीग्रिटी का कोर्स है। सोसाइटी वाला कोर्स है, उस पर मैंने सोसाइटी के 4 मॉड्यूल के नोट्स अपलोड कर दिए हैं। वीडियो लेक्चर देना है, तभी मैं नोट्स प्रिपेयर करके अपलोड कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपके लिए हेल्प करेगी। सौरभ पांडे CSE ऐप आप लोग जरूर से डाउनलोड करें। इस सेशन का PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहाँ से। और क्वेश्चन मैंने शेयर कर दिया, ये क्वेश्चंस आए हैं हम लोग के जो सेशन है उसमें। इसमें मैंने GS पेपर 1 का भी जो है कैसा परफॉर्मेंस है वो भी मैंने आपको हाईलाइट किया है, आप लोग देख लेना, PDF में इंक्लूडेड है। और GS पेपर 1 का भी है, प्रीलिम्स का भी है, तो वो उसमें करंट अफेयर्स, कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट का क्या रोल है आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंस जो है इन सेशंस को देना है, राइट स्ट्रेटजी के साथ राइट कंटेंट पढ़ना है, ये बहुत मैटर करता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन। सेशन को जरूर से लाइक करें, ये क्वेश्चन इस पर आप जरूर से लिखें।